हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम आईपीसी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं जिसका नाम है संश्रय यानी हार्बरिंग। सो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं हम एक एक करके सारे सेक्शन को समझेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हम सारे सेक्शन को कनेक्ट करके एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्बर करना, क्या किसी को हार्बर करना, आश्रय देना, संश्रय देना ऑफेंस है और कब ये ऑफेंस नहीं है, हम आज दोनों ही बातों को समझेंगे। सबसे पहले हार्बर करना क्या होता है। हार्बर करना अपने घर में जहां आप रहते हैं किसी को आश्रय देना, पनाह देना, शरण देना, और लीगल लैंग्वेज में बोलेंगे संश्रय देना। ये सारे जो वर्ड मैंने यूज किए हैं वो आम भाषा में हम यूज कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन जो लीगल लैंग्वेज है, जो लॉ की भाषा है, उसमें हम बोलेंगे कि आपने किसी व्यक्ति को संश्रय दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने घर में शरण दी है तो हम बोलेंगे कि उसने उसको संश्रय दिया है यानी हार्बर किया है। ठीक है, हार्बर में सिर्फ शरण देना नहीं आता, आप उसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रहने का साधन तो दे ही रहे हैं, आप उसको गोला बारूद दे रहे हैं, आप उसको हथियार दे रहे हैं, आप उसको कहीं और जाने के लिए साधन दे रहे हैं, व्हीकल दे रहे हैं, और वस्त्र, कपड़े, रहना, खाना पीना सब कुछ आप दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें संश्रय में आ जाती हैं। अब संश्रय से रिलेटेड जो ऑफेंस वो हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी में कहाँ कहाँ ये ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं और कैसे कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को संश्रय देगा तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और कब ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो हम समझते हैं। सबसे पहले संश्रय से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है सेक्शन 52A में। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो 130 है, 157 है, 212 है, 216 है, 216A है। ये इतने सेक्शन जो हैं वो संश्रय से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इनमें अपराधियों को संश्रय दिया है तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ गए। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन क्लॉज। आईपीसी में सेक्शन 52A में दी गई है संश्रय की डेफिनेशन। जो मैंने आपको बताया है वही सब उसमें बताया गया है कि संश्रय किसे कहते हैं। आप किसी को संश्रय देते हैं तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। फिर भी हम एक बार जो डेफिनेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। आईपीसी में 52A में संश्रय की डेफिनेशन बताई गई है जिसमें ये कहा गया है कि संश्रय के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो संश्रय शब्द के अंतर्गत आप किसी व्यक्ति को आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं, पेय पदार्थ देते हैं, वस्त्र देते हैं, हथियार देते हैं, गोला बारूद देते हैं, आने जाने का साधन देते हैं, और वो जो साधन है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जो इस धारा के अंतर्गत आते हों, और किसी व्यक्ति को सहायता करना कि उसको पुलिस ना पकड़ ले, उसको पकड़े जाने से बचाने के लिए आप उसकी सहायता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें संश्रय के अंतर्गत आती हैं। हमारी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं संश्रय से रिलेटेड, सेक्शन 130। ठीक है, सेक्शन 130 में ये कहा गया है कि कोई कैदी है जिसे निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना और संश्रय देना, ये 130 में कहा गया है। जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। ये याद करना है कि ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता करना या छुड़ाना या संश्रय देना, ये सेक्शन 130 में कहा गया है। हम इसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या कहा गया है। ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना या संश्रय देना। ठीक है, सबसे पहले इसमें नोइंगली आ गया है वर्ड, यानी कि आप जानते हो, जो कैदी है जो निकल भागा है आप उसे जानते हो। कोई भी व्यक्ति जानते हुए, चाहे वो युद्ध का कैदी हो चाहे वो राज का कैदी हो, ठीक है, राज कैदी या युद्ध कैदी, यानी कि जो युद्ध चल रहा है वहां से वो कैदी भाग कर आया है, या राज्य ने उसे कैद किया है, राज कैदी हो और वहां से वो भाग कर आया है। ठीक है, तो चाहे वो युद्ध का कैदी हो चाहे राज का कैदी हो, और वो विधिपूर्ण, उसे लॉफुली कस्टडी में बंद किया गया था, वहां से वो भाग कर आया है, या भागने में मदद की गई है या उसको सहायता की है भागने में। जिस व्यक्ति की यहाँ पे बात की जा रही है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जानते हुए राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने में सहायता करेगा, मदद करेगा, या उस कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा कि वो विधिपूर्ण कस्टडी से भाग निकले, और उसे संश्रय देगा, अपने घर में छिपाएगा कि अगर, और वो कैदी अगर पकड़ा जाए तो पकड़ने में प्रतिरोध करेगा, रोकेगा, ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये चीज सेक्शन 130 में कही गई है। तो 130 में संश्रय वर्ड का यूज कैसे किया जा रहा है कि आप, कोई कैदी है
चाहे वो राज कैदी हो, चाहे वो युद्ध का कैदी हो, आप उसे निकल भागने में सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसे छुड़ा रहे हैं और उसे संश्रय दे रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन 130 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम समझ रहे हैं सेक्शन 157 के 157 में क्या कहा गया है वो हम पढ़ते हैं। 157 में कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव। अब इसके लिए आपको विधि विरुद्ध जमाव समझना पड़ेगा कि क्या होता है, यानी कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, वो मैं आपको समझा दूंगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, सेक्शन 141 में विधि विरुद्ध जमाव को डिफाइन किया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव करते हैं और उनका सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य मतलब कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उन सभी का, कि हमें इसीलिए यहाँ पे जमाव करना है, इसीलिए यहाँ पे उधम करना है। और इसके अंतर्गत 5 पॉइंट है जिसमें वो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, संसद को, विधानमंडल को, लोक सेवक को आतंकित करते हैं और आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हैं या आपराधिक बल का यूज करते हैं। दूसरा ये है इसमें कि कोई वैध आदेश का है उसको जारी नहीं होने देते हैं। तीसरा ये है इसमें कि वो रिस्ट्री करते हैं, आपराधिक अत्याचार करते हैं, ठीक है। और चौथा ये है इसमें कि किसी व्यक्ति का कोई राइट है, जैसे पानी लेने का राइट है या उसका किसी संपत्ति पर कब्जा है, तो वो उसे नहीं लेने देते हैं। इसमें वो रोक लगाते हैं, प्रतिरोध करते हैं, आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं। और इसमें ये है कि कोई व्यक्ति लीगली बाउंड है कोई काम करने के लिए, तो उसे वो काम नहीं करने देते, और जो काम वो नहीं करना चाहता उसको वो काम कराते हैं ज़बरदस्ती। तो ये सारी चीज़ें अनलॉफुल असेंबली में आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने अनलॉफुल असेंबली इसीलिए अभी शॉर्ट में समझ लिया क्योंकि मैं उस जो सेक्शन 157 है संश्रय से रिलेटेड वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बाकी मैं डिटेल से अलग से आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। सो सेक्शन 157 भी हमको टाइटल वाइज याद करना है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। यानी आपने सुना होगा कि कोई जुलूस निकलता है, आंदोलन किए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को जानबूझकर भाड़े पर लाया जाता है कि जिससे वो ऊधम मचा सकें, नुकसान कर सकें सरकार के विरुद्ध, जिसके भी विरुद्ध उनको प्रोटेस्ट करना होता है, लोग भाड़े पर भी लाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन की बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि आप अनलॉफुल असेंबली के लिए, यानी आपको कोई विधि के विरुद्ध जमाव इकट्ठा करना है और उसके लिए आप भाड़े पर लेकर आए हो व्यक्तियों को और उनको फिर संश्रय दे रहे हो अपने घर में। तो हम इसको सेक्शन को डिटेल में समझते हैं क्या कहता है ये। जो कोई अपने अधिभोग, अपने ऑक्यूपेशन पे, अपनी जमीन पर, अपने भार साधन, अपने किसी भी ऊपर डिपेंड नहीं है, स्वयं अपने ऊपर, अपने नियंत्रण के अधीन, अपने घर, अपने परिसर में व्यक्तियों को जानते हुए, यहाँ पे भी नोइंगली वो जानबूझकर कर रहा है, जानता है सबका, व्यक्तियों को विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए, मेंबर बनाने के लिए भाड़े पर लाएगा और उन्हें नियोजित करेगा, संश्रय देगा और उन्हें आने के लिए सम्मिलित करेगा। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 157 का जो जीस्ट है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव जो कराना चाहता है वो व्यक्तियों को भाड़े पर नियोजित करता है और उनको संश्रय देता है कि आप आइए, जैसे कल हम कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, कोई हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप आइए, हम आपको इतने पैसे देंगे, आपको यहाँ परिसर में रखेंगे, खाना पीना सब आपकी सुविधा की आपकी व्यवस्था करेंगे, आपको जाके बस कल जाके आपको उधम करना है सड़कों पे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस तरीके से नियोजित करता है और उनको अपने घर पे, अपने परिसर में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने भार साधन में, अपने स्वयं के खर्चे पर उनको आश्रय देता है, पनाह देता है, शरण देता है और प्रोटेस्ट करने के लिए उनको ये सब विधि विरुद्ध जमाव करने के लिए उनको रखता है, किराए पर लाता है। तो ये सब यदि कोई व्यक्ति करेगा तो वह किसी भी भारतीय कारावास से, जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी संश्रय वर्ड का यूज किया गया है। सेक्शन 130 पढ़कर आए थे अपन, तो 130 में वो किसको संश्रय दे रहा था? वो व्यक्ति जानते हुए युद्ध कैदी या राज कैदी जो कस्टडी से निकल भागा है उसको संश्रय दे रहा था। और यहाँ पर ये किनको संश्रय दे रहे हैं? यहाँ पे भी ये व्यक्ति जानते हुए कि ये व्यक्ति को कल अनलॉफुल असेंबली के लिए किराए पर लाया गया है, उन व्यक्तियों को अपने घर में संश्रय दे रहे हैं। तो ये सेक्शन 157 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 212। हम पढ़ते हैं 212। तो 212 में किसको संश्रय दिया जा रहा है देखते हैं। सेक्शन 212 में अपराधी को संश्रय दिया जा रहा है। यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया
कि आप किसको संश्रय दे रहे हैं, आप अपराधी को संश्रय दे रहे हैं, यानी आप एक अपराधी को हार्बर कर रहे हैं। पहले से ही कन्विक्टेड है, पहले से ही आरोपित है वो व्यक्ति, वो अपराधी है और आप उसको जानते हुए संश्रय दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि सेक्शन 212 में आप एक ऑफेंडर को संश्रय दे रहे हैं। तो अब जब आप अपराधी को संश्रय देंगे वो भी जानते हुए, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कोई अपराध किया जा चुका है और वो व्यक्ति जो संश्रय दे रहा है वो इसके बारे में जानता है कि कोई अपराध किया जा चुका है उस दूसरे व्यक्ति से, और उसे विश्वास भी है कि वास्तव में अपराध इस व्यक्ति ने कारित कर दिया है। देखिए, मैं हूँ और मैं जानती हूँ कि अपराध हो चुका है, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपराध कर चुका है, और वो उसके बारे में मैं विश्वास करने का कारण भी रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो एक अपराधी है। अब उसको जो दंड मिलेगा वो वैध मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मैं उसको प्रतिच्छादित कर रही हूँ, उसको प्रतिच्छादित करने की आशय से संश्रय दे रही हूँ। प्रतिच्छादित यानी क्या होता है, छिपाना। ये हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब कि नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन लीगल लैंग्वेज में इस वर्ड को बोला गया है प्रतिच्छादित करना। प्रतिच्छादित करना, ठीक है, प्रतिच्छादित करना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला गया है स्क्रीनिंग। अगर अपन वैसे नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में भी तो उसको बोला गया है हाइड। हाइड यानी छिपाना। लेकिन लीगल लैंग्वेज की यही खासियत है कि वो सारी लैंग्वेज से अलग होती है, तभी एकदम समझ में आता है, एकदम क्लियर कि हाँ जो ऑफेंस किया गया है वो क्या है। तो स्क्रीनिंग, आप उसको स्क्रीन कर रहे हो, आप उसको छिपा रहे हो, प्रतिच्छादित कर रहे हो कि उसको वैध दंड जो मिलना चाहिए आप उससे उसको बचा रहे हो। तो आपने सेक्शन 212 का ऑफेंस कर दिया। अब इसमें कैटेगरी डिफाइन की गई है कि वो व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करके आया है और आपने उसको छिपाया है, तो आपको कितनी सजा मिलेगी। यदि वो व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करके आया है और आपने उसको छिपाया है तो आपको कितनी सजा मिलेगी, तो वो हम देखते हैं। देखिए, यदि वो व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध करके आया है और आपने उसको अपने घर में पनाह दी है, संश्रय दिया है, उसको छिपाया है कि उसको वैध दंड से बचाया जा सके, तो आपको किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाए। के बाद यदि वो व्यक्ति आजीवन कारावास या सिर्फ कारावास का अपराध करके आया है, ठीक है, तो उसको आजीवन कारावास या 10 साल वाला, 10 साल की जिसमें सजा डिफाइन है वो अपराध करके आया है, तो आपको किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब वो व्यक्ति 10 साल से कम 1 साल तक का अपराध कारित करके आया है, तो आपको उस सजा का 1/4 दिया जाएगा। यानी कि इसको भी निकाला जाता है। 1/4 कैसे निकालेंगे, जैसे उस व्यक्ति को 1 साल की सजा मिलेगी, वो 1 साल का कोई अपराध, मतलब कोई ऐसा अपराध करके आया है जिसकी सजा 1 साल है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन को किसमें, 12 महीनों में बांटो। 12 महीने को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा कितना, 3। तो 3 महीने की सजा आपको मिलेगी, ठीक है। तो 3 महीने की सजा आपको मिलेगी, ऐसे निकाला जाता है 1/4। तो उस सजा का 1/4 आपको मिलेगा यदि उस व्यक्ति ने 1 साल तक के ऑफेंस का कोई अपराध किया है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 212 कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 212 कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 216, ठीक है। सो सेक्शन 216 में क्या कहा गया है हम देखते हैं। सेक्शन 216 में ये कहा गया है, ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है, यानी कस्टडी से निकल भागा है और जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, ठीक है। सो कोई व्यक्ति कस्टडी से निकल भागा है और जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, उस व्यक्ति को आप संश्रय दे रहे हो। तो ये बात कह रहा है सेक्शन 216, ठीक है। तो सेक्शन 216 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध से कन्विक्टेड है, यानी उसको दोष सिद्ध कर दिया है या आरोपित है, उस पर आरोप लगे हुए हैं और उसको एक वैध कस्टडी में यानी वैध अभिरक्षा में बंद करके रखा गया, लेकिन वो वहां से निकल भागा और उसको किसी लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का आदेश भी दे दिया जा चुका है, ठीक है। अब आप उसको जिस दंड से उसको दंडित किया जाना है, उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, तो आप उसको पकड़ने से बचाने के लिए या निवारित करने के लिए, रोकने के लिए अपने घर पर उसे संश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं। तो आपने कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपराध किया है, तो आपने सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत ऑफेंस किया है, ठीक है। अब वो ऑफेंस की कैटेगरी बताएंगे। सो हमने सेक्शन 212 में जैसे पढ़ी थी ना, सेम यहाँ पे वही चीज होगी कि
यदि वो व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करके आया है और आप जानते हैं यदि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है जिसके लिए वो कस्टडी में था, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध उसने किया है और उसको पकड़ने का आदेश भी दिया जा चुका है, तब आप उसको आश्रय देते हैं, संश्रय देते हैं, तो आपको किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आप यदि उस व्यक्ति को संश्रय देते हैं, वो व्यक्ति को दोषित किया गया है, आरोपित किया गया है और पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है क्योंकि वो एक वैध कस्टडी में से भाग आया है और उसने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है और आप उसे आश्रय देते हैं, संश्रय देते हैं, तो आपको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करके भागा है, यदि उस व्यक्ति ने आजीवन कारावास या फिर सिर्फ कारावास से दंडनीय अपराध किया है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, ऐसा कोई अपराध किया है, तो आपको और आप उसको आश्रय देते हैं, उसको संश्रय देते हैं, तो आपको 3 साल के कारावास से दंडित किया जाए। अब उस व्यक्ति ने 1 साल का अपराध किया है, 10 वर्ष से कम का अपराध किया है, 1 साल का अपराध किया है, तो आपको 1/4 उस 1 साल के 1/4 जो पनिशमेंट है दीर्घतम जितनी भी हो सकती है, उस पनिशमेंट की दीर्घतम 1/4 जितनी भी हो सकती है उससे आपको दंडित किया जाएगा क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया है जिसने 1 साल तक का अपराध किया है। देखते हैं इस सेक्शन में भी यही कहा गया है कि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जो 1 वर्ष तक का है, ना कि 10 वर्ष तक का। उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड है उससे दीर्घतम अवधि का 1/4, ठीक है, 1/4 यानी 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 216 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो मेन जीस्ट है वो यही है कि कोई व्यक्ति जो वैध कस्टडी से निकल भागा है और जिसको पकड़ने का आदेश दे दिया जा चुका है और आप ऐसे व्यक्ति को अगर संश्रय देते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा सेक्शन 216 के अकॉर्डिंग। लास्ट सेक्शन बचा है 216A। 216A में आप किसको संश्रय दे रहे हैं? तो 216A में आप लुटेरों और डाकुओं को संश्रय देने के लिए पेनल्टी लगाई गई है। यहाँ पे आप जानते हुए और विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती करने वाले हैं, कोई व्यक्ति लूट या डकैती करने वाले हैं या फिर लूट या डकैती कर चुके हैं या फिर लूट या डकैती को करने के लिए आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, यानी उनको सुविधा दे रहे हो कि वो कर लें अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप उनको दंड से बचाने के लिए प्रतिच्छादित करते हैं, यानी उनको छिपाते हैं, संश्रय देते हैं, तो आपको कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो डकैती है या लूट है वो की जा चुकी है या होने वाली है या वो भारत में होगी या भारत से बाहर होगी, कहीं पे भी हो सकती है और आप उनको संश्रय देते हैं तो आपको आईपीसी के सेक्शन 216A के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। अब हम समझ रहे हैं, अब हमने इतने सारे ऑफेंस पढ़ लिए संश्रय से रिलेटेड जिनमें सभी व्यक्तियों ने किसी ना किसी को संश्रय दिया है। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो हर एक सेक्शन के स्पष्टीकरण में लिखा है, तो वो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताना चाहती थी कि यदि कोई पत्नी अपने पति को घर में आश्रय देती है, शरण देती है, संश्रय देती है तो वो हार्बरिंग नहीं कहलाती, वो पत्नी ऑफेंडर नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो सजाएं मैंने बताई हैं इसमें कोई पत्नी अपने पति को अगर घर में वो आता है कोई ऑफेंस करके और उसको आश्रय देती है, संश्रय देती है तो वो अपराधी नहीं मानी जाएगी, उन पर ये धारा एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एक्सेप्शन है हार्बरिंग का, वो हार्बरिंग नहीं कहलाएगी अगर कोई पत्नी अपने पति को हार्बर करेगी तो ये सारे सेक्शन जितने भी हमने संश्रय से रिलेटेड सेक्शन पढ़े हैं उन सब में मतलब पत्नी को छूट दी गई है। अगर वो अपने पति को संश्रय करती है, हार्बर करती है, घर में शरण देती है और उसको रखती है तो फिर वो अपराधी नहीं होगी। संश्रय से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।